Hello everyone, good morning to all of you. Now we are going to discuss on a specific technique of demand forecasting which is known as market test method. We are going to discuss on market test method. What do you mean by market test method? What do you mean by मार्केट टेस्ट मेथड? बाजार परीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? मार्केट टेस्ट मेथड बाजार परीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं? जैसा कि इसका नाम है बाजार परीक्षण विधि, बाजार और परीक्षण, बाजार का परीक्षण करने की जो विधि होगी वो बाजार परीक्षण विधि होगी, जैसा कि नाम से मालूम चलता है। आइए हम जान लेते हैं कि मार्केट टेस्ट मेथड क्या है। इन दिस मेथड, लिख लीजिए, इन दिस मेथड एक्चुअल सेल्स ऑफ कमोडिटी इज मेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअल सेल्स ऑफ कमोडिटी इज मेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम in any selected sample of the market and on the basis of results obtained. Forecasting for whole year and total market is made. Forecasting for whole year and total market is made. बाजार परीक्षण विधि क्या है हम जानते हैं एक बार फिर से। इस विधि के अंतर्गत बाजार के किसी एक भाग का कुछ समय के लिए वस्तु की वास्तविक बिक्री की जाती है। बाजार के किसी एक भाग में वस्तु की वास्तविक बिक्री की जाती है। एज पर एग्जाम्पल किसी स्पेसिफिक मार्केट को ले लीजिए, हम ले लेते हैं जयनगर बाजार को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। जयनगर बाजार को 4 हिस्सों में बांट दीजिए और एक हिस्सा में, बाजार के एक हिस्सा में, मान लीजिए बाजार का एक हिस्सा कोई होगा, हम मान लीजिए कि बाजार के पश्चिमी हिस्से में किसी विशेष वस्तु का विक्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी विशेष वस्तु का विक्रय कर रहे हैं और उस विक्रय के आधार पर जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आधार पर डिमांड का फोरकास्ट करेंगे। आने वाले समय में मांग का पूर्वानुमान लगाएंगे। इस विधि को बाजार परीक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार परीक्षण विधि कहते हैं। और उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर पूरे वर्ष और कुल बाजार के लिए मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। यह विधि ही मार्केट टेस्ट मेथड कहलाती है। मेरिट्स, यदि कोई मेथड है, कोई मॉडल है, तो उसके कुछ मेरिट्स होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगी कि नहीं होगी? तो उसके मेरिट्स है कि दिस मेथड इज आल्सो ऑथेंटिक। दिस मेरिट इज आल्सो ऑथेंटिक एज इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। जो एक हिस्से को हमने लिया है, इस हिस्से का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आधार पर, एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर आधारित होगा। दूसरा, यह विधि नए उत्पादों के लिए श्रेष्ठ होती है। क्योंकि नए उत्पाद के क्रम में उसके पास पुराने डेटा नहीं होते, पुराने आंकड़े नहीं होते हैं, इसलिए बाजार परीक्षण विधि नए उत्पादों के लिए बेहतर साबित होती है। अगला विधि है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड। अगला विधि हमें ध्यान देंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी विधि। क्या कहते हैं? सांख्यिकी विधि। Various statistical are used for obtaining accurate demand forecasting. Used for forecasting accurate demand forecasting. Various statistical tools are used for obtaining accurate demand forecasting. विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग हम मांग पूर्वानुमान के लिए करते हैं।
विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग मांग पूर्वानुमान के लिए करते हैं। सांख्यिकी तकनीक कौन कौन से हो सकते हैं या कितने प्रकार के सांख्यिकी तकनीक होते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स? हम जानते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। कौन कौन से? ये स्टैटिस्टिकल टूल्स है। स्टैटिस्टिकल टूल्स होगा एवरेज, स्टैटिस्टिकल टूल्स होगा एवरेज, औसत निकालना। चलिए लिख लीजिए। दिस मेथड बिलीव्स दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। दिस मेथड believes that history repeats itself. In this method, quantitative relationships are gained by using statistical techniques. In this method, quantitative relationship, कौन क्या चीज? Quantitative relationship. Quantitative relationship are gained by using statistical techniques on basis of past actual sales data. विक्रय के आंकड़ों के आधार पर, सांख्यिकी तकनीकों के माध्यम से विक्रय के आधार पर हम मांग का पूर्वानुमान करते हैं। किसके क्रम में? सांख्यिकी विधि के क्रम में, सांख्यिकी मॉडल के क्रम में, स्टैटिस्टिकल मॉडल के क्रम में। Some of main tools used in demand forecasting. First is average, second is diagram method. डायग्राम मेथड का क्या मतलब है? रेखाचित्र। क्या मतलब है? रेखाचित्र विधि। और तीसरा है कोरिलेशन, रेग्रेशन, प्रतीपगमन समीकरण, और लास्ट अंतिम है एक्सट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, और लास्ट पॉइंट है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। इन दिस मेथड फ्यूचर ट्रेंड ऑफ डिमांड are projected through statistical application of past years data relating to sales and present circumstances. In this method, future trend of demand are projected through statistical application. किसके थ्रू? statistical application के थ्रू, statistical application के थ्रू, statistical application के थ्रू, through statistical application of past years data relating to sales and present circumstances. इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधि। चलिए हम आगे आते हैं। प्रत्येक विधि की कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होंगे। इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, लिख लीजिए। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टूल्स। यह विधि सांख्यिकी तकनीकों के आधार पर निर्भर करती है। यह विधि सांख्यिकी तकनीकों के, सांख्यिकी टूल्स के, सांख्यिकी टेक्निक्स के ऊपर निर्भर करती, आधारित होती है। एंड नॉट मेयर ऑन एजम्पशंस, हेंस आर मोर ऑथेंटिक। और इसमें अपवाद की संख्या, अपवाद की मात्रा कम होती है, यह रियलिस्टिक होगी। क्या होगी? रियलिस्टिक होगी। Second point, outcomes in this method are not affected by personal bias. Outcomes in this method, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो परिणाम आएगा, वो व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम प्रभावित नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी एवरेज, डायग्राम मेथड, रेग्रेशन, इक्वेशन, कोरिलेशन, एक्सट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, काल चक्र विश्लेषण, इसके माध्यम से जो भी हम अनुमान लगाएंगे
जो भी प्रीडिटर्मिनेट करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक जो पर्सनल बायस होता है, बायसनेस, व्यक्तिगत आक्षेप, उससे प्रभावित नहीं होगा। लिख लीजिए अगला, इस विधि के परिणामों पर व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता है, पर्सनल बायसनेस, और यह विधि वैज्ञानिक और मितव्ययी है। दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड चीपर, मितव्ययी है, सस्ती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है इसके। अगला लिख लीजिए, इस विधि में पूर्वानुमान शीघ्रता से लगाए जाते हैं। मेड कैन फास्टिंग। यदि इस विधि के, इस टेक्निक्स के कुछ मेरिट्स है तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। डिमेरिट्स लिख लीजिए, यह विधि गणितीय दृष्टिकोण के कारण जटिल मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करते हैं। किसका? स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह विधि गणितीय दृष्टिकोण से जटिल मानी जाती है। इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, एवरेज, डायग्राम, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एक्सट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज। ये क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच है। नई वस्तु के लिए विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। नई वस्तु के लिए यदि बाजार में कोई नया वस्तु आया है, यदि बाजार में कोई नया वस्तु आया है तो उस वस्तु के लिए इस विधि को हम प्रयोग में नहीं ला सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करते समय हमको पुराने पास्ट ईयर्स का डेटा चाहिए। क्या चाहिए? पास्ट ईयर्स का डेटा चाहिए, और पास्ट ईयर का डेटा यदि हमारे पास नहीं है, यानी नए वस्तु के लिए पास्ट ईयर का डेटा कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो ये नई वस्तु के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। अगला है, शुद्ध भूतकालीन आंकड़ों को प्राप्त करना कठिन कार्य है। शुद्ध भूतकालीन आंकड़ों को, पास्ट ईयर्स की एक्यूरेट डेटा को फाइंड करना कठिन काम है। यह विधि यह मानकर चलती है कि भूतकाल जैसी प्रवृत्ति भविष्य में भी रहेगी। यह विधि मानकर चलती है कि भूतकाल जैसी प्रवृत्ति भविष्य में भी रहेगी, परंतु व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता है। व्यवहार में हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एज पर एग्जाम्पल समय निरंतर बदलाव के दौर से गुजरता है। हम सब वर्तमान समय में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। दिन पर दिन चेंजेज आ रहा है, दिन पर दिन चेंजेज आ रहा है। तो जो आज से 10 साल पहले जो फोरकास्टिंग हुई होगी, यदि उस डेटा पर हम कल चल करके फोरकास्टिंग करेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो एथेंटिक नहीं होगा, रियल आंसर उसका नहीं आएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समय लगातार बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। यदि हम बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो जिस तरह 7 से 10 साल पहले इंटरनेट का यूज कम था, इंटरनेट का यूजेज कम था, उसमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, सिर्फ फ़ोन से बात किया जाता था। तो क्या उस समय के डेटा के आधार पर यदि कोई नई कंपनी बाजार में आती है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपने मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करती है, सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आज एंड्रॉयड फ़ोन की मार्केट में डिमांड है, बहुत सारे एप्लीकेशंस लोग यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत सदियों पहले घड़ी के क्षेत्र में एक कंपनी आई थी, HMT। क्या थी? HMT कंपनी ने सबसे पहले लगभग घड़ी बनाई। जी बिल्कुल, वो घड़ी हाथ में बांधने के लिए आती थी। आज स्मार्ट वॉच आ गया, हम वर्तमान में 5G डिजिटल वॉच आ गया, स्मार्ट वॉच आ गया। हम वॉच को क्लिक करते हैं, मोबाइल रिसीव हो जाता है। ये टेक्निक पहले थी क्या? नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वर्तमान दौर डेवलपमेंट, विकास के दौर से गुजर रहा है। हम डेवलपिंग स्ट्रीम में हैं, विकास की धारा में है। तो पुराने आंकड़ों के आधार पर भावी बाजार का निर्धारण करना कठिन काम है। इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड नए वस्तुओं के लिए एथेंटिक आंसर देने में सक्षम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन लिख लीजिए। फोरकास्ट द ट्रेंड, फोरकास्ट द ट्रेंड forecast the trend of demand, forecast the trend of demand, forecast the trend of demand for the next 5 years, for the next 5 years, forecast the trend of demand for next 5 years। लिख लीजिए ईयर, ईयर और डिमांड, डिमांड किस में होगा? 1000 में। दो 2007, बाईस, 21, 20, 19, 1 2 3 4 और 5, 18, 19, 20, 21, 22, ये क्या है? 5 साल हैं आपके, ठीक है। 120, 120,000 रुपये का, 140, 120, 150 और 170। ध्यान दीजिए, बाबू एक क्वेश्चन है, 2018 में किसी विशेष वस्तु की विक्रय कितने की थी? कितने की डिमांड थी? कितने की बिक्री हुई? 1,20,000 रुपीज़ की डिमांड बिक्री हुई। कितनी हुई? 1,20,000 की। 2019 में डिमांड बढ़ी और 1,40,000 की बिक्री हुई। 2020 में डिमांड थोड़ा सा घट जा रही है और फिर से 1,20,000 की सेल्स हो रही है। 2021 में फिर से पुनः उसका सेल्स बढ़ जा रहा है, पुनः उसकी डिमांड बढ़ रही है। कितना हो जा रहा है? 1,50,000। और 2022 में पुनः डिमांड बढ़ जा रही है और 1,70,000 का भी सेल्स हो रहा है। यानी विक्रय लगातार घट और बढ़ रहा है। हाँ, डिमांड घट रहा है, बढ़ रहा है, मार्केट में फ्लक्चुएट कर रहा है। इस डेटा के आधार पर क्या करना है? फोरकास्ट द ट्रेंड ऑफ डिमांड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। 5 साल का डेटा आपको दिया हुआ है और अगले 5 साल के बारे में आपको डिमांड फोरकास्ट करना है। कैसे करेंगे? स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से। कैसे करेंगे? स्टैटिस्टिकल टूल्स के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। करिए। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज ऑफ डिमांड। पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम हो जाएगा आपका ईयर। क्या होगा? ईयर। दूसरा होगा टाइम डेविएशंस फ्रॉम द ईयर। टाइम डेविएशंस फ्रॉम द ईयर, फ्रॉम द ईयर, ठीक है।
अगला होगा स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन, स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन TD। ठीक है, और अगला है प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशंस एंड डिमांड, प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशंस एंड डिमांड। ठीक है, ईयर क्या दिया हुआ बोलिए? 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, यही ईयर दिया हुआ है ना? दिया कि नहीं दिया है? चलिए आगे देखिए, आपका ईयर हो गया। अब अगला है आपका डिमांड। डिमांड कितना है? डिमांड है 120। स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशंस, time deviations from the year 2018, और इसके बगल में हो गया डिमांड। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने कॉलम बनेंगे? 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्या होगा? ईयर। ईयर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, 18, 19, 20, 21, 22। ओके, अगला कॉलम होगा आपका डिमांड। क्या होगा? डिमांड। ये रहा आपका डिमांड। डिमांड भी दिया हुआ है 120, 140, 120, 150, 170, जो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। लिख लीजिए, डिमांड कितने में है? 1000 में है। 120, 140, फिर 2020 में कितना है? 120, 21 में, 22 में, ये हो गया आपका डिमांड। ठीक है, अब निकालना है आपको टाइम डेविएशंस। क्या निकालना है? टाइम डेविएशंस फ्रॉम द ईयर 2018, 2018 से टाइम डेविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टाइम डेविएशन? टाइम डेविएशन की क्या प्रक्रिया है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ। बोलो भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम काम में नहीं पढ़े स्टैटिस्टिक्स में कैसे टीडी कैलकुलेट करते हैं? ध्यान से उतर गया है। गजब हाल है जी। कितने साल हैं? कितने वर्ष दिए हुए? नंबर ऑफ ईयर n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 5। बीच का ईयर कौन सा होगा? हाँ, 20। ठीक है, अब बताओ 18 से कैलकुलेट करना है। 18 से 20 कितना अधिक हुआ? 18 से 20, 2018 माइनस 2020 कितना बचेगा? मारे -2। टीडी कितना निकलेगा? -2। 19 के कितना होगा? -1। 20 का 0, 21 का +1 +2। ये हो गया टाइम डेविएशन कैलकुलेट करना आपका। अब आ गया दिमाग में? चलो, समझ में आ गई, अच्छी बात है। अगला हेडिंग है आपका, क्या लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पर? स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन।
स्क्वायर ऑफ टाइम डेविएशन। कैलकुलेट करिए, -2 का स्क्वायर कितना होगा? -4 into 4 -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर इजकल टू -2 मल्टीप्लाई बाई -2, 4 होगा ना जी। भगवान मालिक है, कुछ भी नहीं समझ में आता। यहाँ हो जाएगा 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4। चलिए आगे आइए, डिमांड का टोटल कर लीजिए। टोटल डिमांड करिए, डिमांड कितना आ रहा है? सिग्मा वाई इजकल टू 700। आ जाओ इस पर, टाइम डिविजन को डिनोट करते हैं सिग्मा एक्स से, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एक्स इजकल टू कितना आएगा? सिग्मा एक्स टाइम डेविएशन, टोटल नंबर ऑफ टाइम डेविएशन, हाँ 0। अच्छा, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 4 5 6 4 10 कितना होगा? समझ में आया नहीं आया? अब चलो लास्ट वाला कॉलम आपका बच गया, प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन एंड डिमांड। प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन एंड डिमांड। टाइम डेविएशन आपका कितना है? ये रहा आपका टाइम डेविएशन, ठीक है, और ये रहा आपका डिमांड, यानी x और y। ये हो गया y और ये हो गया x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ टाइम डेविएशन, यानी सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स नहीं वाई, सिग्मा तो नीचे आएगा ना, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया वाई, और ईयर को लिखते हैं स्मॉल एन, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए, तुरंत मल्टीप्लाई करिए, कितना मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, तुरंत जल्दी करिए। फॉर द ईयर 2018 kindly calculate the product of time deviation and demand x y, x multiply by y, x multiply y, कितना हुआ जी? अरे भाई 120 दिया हुआ है, 120 में -2 का मल्टीप्लाई करो तो -2 40 आएगा। -2 40 तो दिए हैं, तो बोलना चाहिए ना। तो वो लिख रहे थे -2 40 140 2019 के लिए कितना आएगा? किसका? 2019 का एक्स वाई ये आएगा आपको 140 -140 -140 2020 कितना आएगा? 120 आएगा। क्लियर है? 120 मल्टीप्लाई बाई 0, 120 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना होगा जी? 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। तब चलिए, आपका तीसरा साल, आपका चौथा वर्ष है, 1 2 3 चौथा वर्ष है 2021 के लिए आपका y दिया हुआ 150 और x दिया हुआ है +1, मल्टीप्लाई करिए दोनों को 150, और आपका लास्ट ईयर है 2022 और y दिया हुआ है 170 680 और x दिया हुआ है +2, 680 हाँ उसको 340। 340। चलिए हो गया आपका कैलकुलेट हो गया y x y। अब x y का टोटल कर दीजिए, यानी सिग्मा x y कैलकुलेट करना है। सिग्मा x y कितना होगा? x y का समेशन ऑफ x y
सिग्मा एक्स वाई इजकल टू, कैलकुलेट करिए। जोड़ेगा घटा देगा ना, हाँ माइनस 240। जल्दी करिए जल्दी। एक बार में जोड़ दीजिए। 240 140 माइनस 240 प्लस माइनस 140 को ऐड करिए। 110 आएगा, 110 आएगा घटा कि 10 आएगा 110, कि सिर्फ 10? मतलब 110 आएगा। इसको जोड़े आएगा 380 आता है, माइनस 380। और हम तो कह रहे हैं सिर्फ 10 आएगा, सिर्फ 10। इसको जोड़े है तो इतना आता है, फिर 490 आता है, 594 490 में से 380 गया तो 110 ना 380 240 140 00448 213, ठीक है। माइनस वाला को एक जगह जोड़ेगा, प्लस वाला को एक जगह। अब 340 और 150 0 5 4 9 3 1 4 490 में से 380 घटा दीजिए। 0 9 में से 8 जाए 1, 4 में से 3 जाए 1। 240 140 150 340। कितना आएगा? 110। चलिए 110 आ रहा, अच्छी बात है। अब देखिए इतना तो बड़ा आसान काम है, यहाँ तक तो बहुत ही आसान काम है, लगभग सब लोग कर लेता है। आगे कैलकुलेट करने के लिए इतना आपको दिया हुआ था, फिगर आपका दिया हुआ, ईयर दिया हुआ, डिमांड दिया हुआ है। आगे हमको कैलकुलेट करना अगले 5 साल के लिए, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में क्या था? रेग्रेशन इक्वेशन था ना। यहाँ पर मीन निकाले हैं, एवरेज हो गया। अब आते हैं रेग्रेशन पर, तो लिखिए रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, y on x इजकल टू सिग्मा y इजकल टू a प्लस बी एक्स। ये हो गया इसका फार्मूला। यहाँ पर हमको निकालना होगा a, हेयर स्मॉल a इजकल टू, स्मॉल a क्या होगा? कांस्टेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट वेरिएबल। a इजकल टू सिग्मा y अपन n। सिग्मा y कितना था? सिग्मा y कितना था? सिग्मा y हाँ 700। 700। n कितना है? एम तो वो है 500। तो बोलो ना, डिवाइड करो। 700 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? उसको डिवाइड करते हैं, हाँ 140। 140 आएगा। चलो लिख लो, ए का वैल्यू लिख लो कहीं पर 140। अगला कैलकुलेट कर लो बी। बी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ सिग्मा एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना है? सिग्मा एक्स वाई 110 और एक्स स्क्वायर 10। कितना होगा काटने पर? 11। कितना आएगा? 11। अब देखिए ये जो आपका रेग्रेशन इक्वेशन था y इजकल टू ए प्लस बी एक्स, क्या है? y इजकल टू ए प्लस बी एक्स, यानी ये कितना हो जाएगा? एक y बराबर ए कितना है? 140
ये 11 ये कितना है? 140 प्लस बी कितना है? 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यही है ना? अब इसी पर हल कर देना है। आपका इक्वेशन हो गया, हेंस द रिग्रेशन इक्वेशन इज y इक्वल टू 140 प्लस 11x, y प्लस 11x, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे आगे चल के? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इस वाले को। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट डिमांड फोरकास्टिंग, वी कैन फाइंड आउट डिमांड फोरकास्टिंग। 11x हाँ 11x है। चलिए अब अगला ईयर क्या होगा आपका? 2023। अगला ईयर क्या होगा यहाँ पर? 2000, क्योंकि अगले 5 साल के कैलकुलेट करना है ना। ये रहा क्वेश्चन, 22 तक दिया हुआ है। अब हो गया आपका 23, 24, 25, 1, 2, 3, 26 और 27 कैलकुलेट करना है। 2023, 24, 25, 26, 27, इसके लिए हमको डिमांड फोरकास्ट करना है। समझ में आ गया? चलिए अब इस इक्वेशन पर हम रख देंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स 140 प्लस, आगे लिखिए फॉर द ईयर 2023। सवाल बोल रहे बना के लाने के लिए वैसे। हाँ ही सवाल ही हल हो रहा भाई। वो तो मतलब पूछ दिए 2023 में। क्वेश्चन पढ़िए, फोरकास्ट द ट्रेंड द डिमांड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर क्या होगा? आपको डेटा दिया हुआ पहले का। नेक्स्ट 5 ईयर तो यही होगा ना, 22 के आफ्टर 5 ईयर, 23, 24, 25, 26, 27। चलिए हल करिए। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एज फॉलोज। ईयर 2023 लिखिए, पहला ईयर 2023 इजिकल टू फॉर द ईयर 2023, यही ना है? लिखिए इक्वेशन क्या है आपका? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y कितना है आपका? y है 2012, y है 2023, y कितना है? तो आगे हल करिए। आप जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए रख दिए 2023 रख दिए, ठीक है? क्या रख दिए? 23। डिमांड हमको निकालना है, टीडी निकालिए, टाइम डेविएशन। टाइम डेविएशन कितना आएगा 23 वाले में? 3 आएगा, प्लस 3। चलिए आपका x निकल गया। आपका ए पहले से दिया हुआ है 2023 इक्वल टू 140 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स का मतलब हो गया 3, यानी फॉर द ईयर 2023 140 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3। जल्दी सॉल्व करिए इसको। क्या भैया तो छोड़ दो, उसको हल करो ना आप। साल 140 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स कितना आ गया आपका? 3 आ गया। इसको हेयर वाला जो कंस्टेंट वेरिएबल लिखी हुई तो कैलकुलेट किए ना, ए कैलकुलेट किए, बी कैलकुलेट किए हैं। कितना आ गया? करेक्ट। ये कितना आएगा? 1 जोड़ क्या गुना करके आ जाएगा 140 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 140 प्लस 453। 173 आएगा जी।
भगवान मालिक है, क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो। 173 इसका 1,73,000। उसका हाँ ये कैसे बनाया है? हल कर दिए, देखिए। और सेम इसी फॉर्मूले पर रख करके हम अगले ईयर के लिए, अगले 2024, 2025, 2026 और लास्ट में 2027 के लिए डिमांड को फोरकास्ट कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया? एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन? भूल गया 410 आया था। कोई कन्फ्यूजन?